भगत सिंह एक आदर्श देशभक्त के रूप में हर एक हिंदुस्तानी के दिल में बसे हुए हैं। भगत सिंह के बारे में अगर बात की जाए तो आज के देश के युवाओं के मन में भगत सिंह की एक अलग ही पहचान है। माना जाता है कि भारत की आज़ादी की लड़ाई में उनका एक विशेष योगदान रहा है, लेकिन कुछ ऐसे कयास लगाए जाते हैं कि गांधी जी ने उनकी फांसी की सज़ा रोकने में कुछ भी नहीं किया। तो आज हम इसी के बारे में बात करने जा रहे हैं और इस बात का हम जिक्र करेंगे कि आखिर कौन से वो कारण थे जिनकी वजह से महात्मा गांधी ने भगत सिंह की फांसी को नहीं रुकवाया। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। अगर भगत सिंह की बात की जाए तो भगत सिंह हिंसा में विश्वास रखते थे। उनका मानना था कि आज़ादी को हिंसा के द्वारा ही लाया जा सकता है। दोस्तों, महात्मा गांधी और भगत सिंह में अनेक समानताएं थी, जिसमें से गरीबों का भला भी एक था, देश को गरीबी से मुक्त कराना और देश के हर एक नागरिक को अंग्रेज़ों की कैद से मुक्त कराना एक था। लेकिन उनमें असमानताएं भी अनेक विद्यमान थी। जैसे कि माना जाता है कि भगत सिंह केवल हिंसा के रास्ते को सबसे सर्वोच्च बताते थे। उन्होंने भारत की आज़ादी के लिए हिंसा का रास्ता चुना, वहीं महात्मा गांधी ने अहिंसा का रास्ता चुना। लेकिन दोनों जनता को शोषण से मुक्ति दिलाना चाहते थे। जहां भगत सिंह नास्तिक थे, वहीं गांधी जी आस्तिक थे। भगत सिंह का जन्म 1907 में हुआ। इस उम्र में एक सच्चा देशभक्त कहीं देखने को ही मिलता है। इस समय 38 साल के महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका में अपने सत्याग्रह के संघर्ष से अहिंसा का पाठ लोगों को पढ़ा रहे थे। और 1915 में जब महात्मा गांधी का भारत आगमन होता है तो उसके बाद उनकी छवि देखते ही बनती है। यहाँ पे आके पूरे देश में उनकी लहर दौड़ पड़ती है और उनके राजनीतिक गुरु गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा उनको पूरे भारत का दौरा करने के लिए कहा जाता है। 1928 में जब साइमन कमीशन की बात की जाए तो लाला लाजपत राय के साथ ऐसी घटना घटित हुई थी कि अंग्रेज़ों के द्वारा उनके सर पर लाठी से बड़े ज़ोर से प्रहार किया गया था और उन्होंने वहीं पर दम तोड़ दिया था। माना जाता है कि भगत सिंह लाला लाजपत राय की आखिरी कुछ नीतियों से प्रसन्न नहीं थे और उन्होंने उनका विरोध भी किया था। किंतु साइमन कमीशन की घटना में जो लाला लाजपत राय के साथ हुआ वो भगत सिंह को बिल्कुल भी गवारा नहीं था। तो भगत सिंह ने इसका बदला लेने की सोची और इन्होंने स्कॉट की हत्या का योजना बनाई। लेकिन उनके एक साथी की गलती की वजह से स्कॉट की हत्या की बजाय सैंडर्स की हत्या हो गई और भगत सिंह को उस टाइम उसकी गिरफ्तारी भी नहीं हुई क्योंकि वो वहाँ से फरार हो गए थे। उसके बाद असेंबली हॉल में भगत सिंह ने बम फेंका और उस असेंबली हॉल की अध्यक्षता सरदार वल्लभ भाई पटेल के बड़े भाई विट्ठल भाई पटेल कर रहे थे। और उस सभा के संचालन के समय भगत सिंह बटुकेश्वर दत्त के साथ वहाँ पे आते हैं और वहाँ पे बम फेंकते हैं, जिससे कि पूरी सभा का कार्य प्रणाली अस्त व्यस्त हो जाती है। और उस समय भगत सिंह के पास एक बंदूक भी थी। सोचने की बात यह है कि भगत सिंह बम फेंकने के बाद भी वहाँ से इधर से उधर नहीं हुए और वहीं पे खड़े रहते हैं। बाद में उनकी जेब से बंदूक भी मिलती है, जिससे ये सिद्ध होता है कि सैंडर्स की हत्या में उन्हीं का सबसे बड़ा हाथ था। तो इसके तहत उनको गिरफ्तार कर लिया जाता है। उसके बाद 1930 में दांडी मार्च के समय पूरे देश में संघर्ष का माहौल था। हर कोई ब्रिटिशर्स का विरोध कर रहा था, उनकी नीतियों का विरोध कर रहा था। और इस संघर्ष को ख़त्म करने के लिए अंग्रेज अधिकारियों ने गोलमेज सम्मेलन का आह्वान किया और उन्होंने बोला कि इस बात को गोलमेज सम्मेलन के द्वारा हल किया जाएगा। लेकिन इस गोलमेज सम्मेलन में किसी ने भी हिस्सा नहीं लिया। उसके बाद 17 फरवरी 1931 से गांधी और वायसराय इरविन के बीच बातचीत शुरू होती है और 5 मार्च 1931 को गांधी और इरविन के बीच एक समझौता होता है, जिसमें कि गांधी जी सभी की रिहाई की बात करते हैं। लेकिन इस रिहाई के पत्र में भगत सिंह की माफ़ी या भगत सिंह की रिहाई की बात कहीं पे भी नहीं होती है। तो इससे क्या होता है, गांधी के खिलाफ अनेक प्रदर्शन किए जाते हैं, उनका विरोध किया जाता है और देश के साम्यवादी दलों के द्वारा गांधी जी का बहुत विरोध होता है।
और 23 मार्च 1931 को जब भगत सिंह को फांसी दे दी गई तो पूरे देश में आक्रोश का माहौल फैल गया था। इस बात के लिए गांधी जी का बहुत विरोध किया गया। जगह जगह उनके खिलाफ काले झंडे दिखाए गए कि आपने भगत सिंह के लिए कुछ भी नहीं किया। और जब कराची में 26 मार्च 1931 को कांग्रेस का अधिवेशन होता है और उस समय सरदार पटेल पहली और आखिरी बार कांग्रेस के अध्यक्ष चुने जाते हैं। गांधी जी वहाँ पे पहुँचते हैं और उनका पूरे देशव्यापी उनका विरोध किया जाता है। लोग उनको काला कपड़ा दिखाकर उनका विरोध करते हैं, लेकिन गांधी जी ने इनको उन व्यक्तियों की गहरी व्यथा बताई। उन्होंने बोला कि ये अज्ञानी है, इनको सत्य का कुछ पता नहीं है। यहाँ तक कि बहुत से लोग गांधी जी के आवास पे पहुँच गए थे और उन्होंने उनको खूनी और विरोधी कहकर उनका विरोध किया। लेकिन बाद में नेहरू जी ने उनको समझाया और लगभग 3 घंटे की बातचीत के बाद नेहरू जी ने उन लोगों को मनाया। दोस्तों, देश में कुछ ऐसे भी नेता थे जो कि गांधी इरविन समझौते का खुलकर विरोध करते थे। इसमें हमारे नेताजी सुभाष चंद्र बोस भी एक है। उन्होंने गांधी इरविन समझौते का खुलकर विरोध किया। गांधी जी बोलते हैं कि भगत सिंह अच्छे इंसान थे। उनका जो लक्ष्य था वो आज़ादी के लिए था। वो देश को ब्रिटिशर से आज़ाद कराना चाहते थे, लेकिन आज़ादी की लड़ाई में अहिंसा सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण थी। वो बोलते हैं कि अहिंसा के मार्ग पर चलकर ही आज़ादी को प्राप्त किया जा सकता था, लेकिन भगत सिंह ने हिंसा का रास्ता चुना, जिसका अंत हमेशा बुरा ही होता है। गांधी जी बोलते हैं कि वॉइसरॉय के साथ मेरे समझौते में फांसी से माफ़ी कहीं भी नहीं थी। गांधी जी अपने लेखन स्वराज में लिखते हैं कि मौत की सज़ा नहीं देनी चाहिए। गांधी जी बोलते हैं कि अगर मुझे भगत सिंह से बात करने का मौका मिलता तो मैं उनको कहता कि आपका चुना हुआ रास्ता गलत था। आपका देश के लिए लक्ष्य जो था वो सर्वथा उचित था, किंतु आपने जो रास्ता चुना वो रास्ता सर्वथा अनुचित था। हिंसा के मार्ग पर चलकर कोई भी अपने लक्ष्य की प्राप्ति नहीं कर पाया है। गांधी जी बोलते हैं कि ईश्वर को साक्षी बनाकर मैं कहता हूँ कि हिंसा के मार्ग पर चलकर स्वराज कभी भी प्राप्त नहीं किया जा सकता। हिंसा के मार्ग पर हमेशा और हमेशा मुश्किलें ही प्राप्त होती हैं। मैं जितना कर सकता था मैंने उतना किया। मैंने वॉइसरॉय से बहुत गुजारिश की, लेकिन हमारे समझौते में कहीं भी राजकीय द्रोह का कोई भी रिहाई नहीं लिखी हुई थी। वहाँ पे चोरी चकारी के लिए रिहाई की बात की गई थी, किंतु राजकीय द्रोह और हत्या के मामले में कोई भी रिहाई की बात नहीं की गई थी। मैंने 23 मार्च के दिन भी वॉइसरॉय को एक चिट्ठी लिखी। मैंने उस पत्र में अपनी पूरी भावना को झंझोड़ कर रख दिया, किंतु वॉइसरॉय के समझौते में ऐसा कहीं भी नहीं था कि हत्या के मामले में रिहाई की जाए। भगत सिंह अहिंसा के पुजारी नहीं थे, लेकिन वो हिंसा को धर्म भी नहीं मानते थे। वो मानते थे कि उनका जो रास्ता चुना हुआ था वो गलत था, किंतु वो अब इससे पीछे नहीं हट सकते, क्योंकि अगर वो इससे पीछे हटेंगे तो पूरे देश में जो आज़ादी के लिए आक्रोश जगा है वो फिर ख़त्म हो जाएगा। महात्मा गांधी बोलते हैं कि भगत सिंह को हिंसा का रास्ता नहीं चुनना चाहिए था। उनके अनुसार अगर हिंसा का रास्ता चुनेंगे तो इससे सिर्फ और सिर्फ नुकसान ही होगा, इसका कोई फ़ायदा नहीं होगा। और ऐसा नहीं कहा जा सकता कि हिंसा के मार्ग पर चल के ही सबको फ़ायदा होगा, क्योंकि अगर ऐसा होगा तो लोग न्याय के लिए एक दूसरे की हत्या करने का रास्ता खोजने लगेंगे, जो कि सर्वथा अनुचित है। गांधी जी ने सचमुच भगत सिंह को बचाने का प्रयास किया हो, ऐसे कोई प्रत्यक्ष साक्ष्य कहीं भी देखने को नहीं मिलते हैं। माना जाता है कि गांधी इरविन के बीच जो बातचीत हुई उसमें महात्मा गांधी ने भगत सिंह के मुद्दे को इतना ज़रूरी नहीं समझा। उन्होंने इस मुद्दे को महत्वहीन समझा, लेकिन फिर भी इतनी आलोचना के बावजूद भी गांधी जी अपनी बात पर डटे रहते हैं और उन्होंने तब भी यही कहा कि भगत सिंह का जो रास्ता था वो सर्वथा अनुचित था, उनको ये रास्ता अपनाना नहीं चाहिए था। दोस्तों, लेकिन अगर एक सच्चे नेता के रूप में बात की जाए तो गांधी जी का पक्ष समझा जा सकता है। दोस्तों, गांधी जी ने कहा था कि भगत सिंह खुद अपनी रिहाई के पक्ष में नहीं थे। उनके पिताजी ने उनकी रिहाई के लिए अर्जी लगाई थी, लेकिन भगत सिंह ने इसका खुलकर विरोध किया था। दोस्तों, भगत सिंह के मन में गांधी जी के खिलाफ कोई ईर्ष्या या द्वेष की भावना नहीं थी। भगत सिंह बोलते हैं कि गांधी जी ने किया वो मेरे लिए बहुत किया, किंतु मैं अपने इस कर्म से बिल्कुल भी पश्चाताप में नहीं हूँ। मैंने जो रास्ता चुना वो हिंसा का रास्ता चुना। ये रास्ता सर्वथा अनुचित था,
किंतु अब मैं इससे पीछे नहीं हट सकता। दोस्तों 23 मार्च को जब भगत सिंह को फांसी होती है तो पूरे देश में सांप्रदायिक दंगे उठ खड़े होते हैं। जगह जगह पर भगत सिंह की रिहाई की बात की जाती है और सांप्रदायिक दंगे होते हैं, महात्मा गांधी का विरोध किया जाता है। तो अब सवाल ये उठता है कि जो गांधी जी की निंदा और उनसे नफरत भगत सिंह के प्रति प्रेम के कारण होती है या फिर गांधी जी के प्रति द्वेष के कारण, ये एक सोचने का विषय है। दोस्तों भगत सिंह के नाम को केवल प्रतीक बनाकर इस्तेमाल करने वाले उनका प्रयोग सिर्फ और सिर्फ गांधी जी का विरोध करने के लिए करते हैं। उनके पास इनके कुछ ठोस सबूत नहीं है। और ऐसा भी माना जाता है कि जब भगत सिंह ने असेंबली हॉल में बम फेंका तो वहाँ खुशवंत सिंह के पिताजी असेंबली हॉल में मौजूद थे और खुशवंत सिंह की यह कहकर आलोचना की जाती है कि उनके पिताजी की गवाही के कारण भगत सिंह को फांसी हुई। ऐसे में कुछ दक्षिणपंथियों के द्वारा भी खुशवंत सिंह की काफ़ी आलोचना की जाती है। किंतु क्या आपको पता है कि भगत सिंह को फांसी असेंबली हॉल में बम फेंकने की वजह से नहीं बल्कि सैंडर्स की हत्या की वजह से हुई थी। दोस्तों कई सरकारी गवाहों की वजह से भगत सिंह को फांसी हुई थी, लेकिन ऐसा कहीं भी देखने को नहीं मिलता है। इसमें से एक उदाहरण जयगोपाल की गलती का कारण भी माना जाता है, क्योंकि जयगोपाल की गलती के कारण ही जहां स्कॉट की हत्या होनी थी उसी के कारण सैंडर्स की हत्या हो जाती है। लेकिन आज के समय भी इन सरकारी गवाहों का कहीं भी जिक्र नहीं मिलता है और कई पार्टियां इनका जिक्र इसलिए भी नहीं करती है क्योंकि इससे उनको कोई राजनीतिक फ़ायदा नहीं पहुंचेगा। तो दोस्तों गांधी जी के बारे में अगर बात की जाए कि उन्होंने भगत सिंह के बारे में ऐसा कुछ नहीं किया तो इसे हम सर्वथा अनुचित बताते हैं, क्योंकि इसे इस सच को झुठलाया नहीं जा सकता कि गांधी इरविन समझौते में महात्मा गांधी ने भगत सिंह की फांसी को रुकवाने के लिए बहुत प्रयास किए थे। अब ये कितने सच है और कितने झूठ है इसको कोई नहीं बता सकता, किंतु फिर भी सिर्फ और सिर्फ इस आधार पर महात्मा गांधी की आलोचना करना कि उन्होंने भगत सिंह के लिए कुछ भी नहीं किया, ऐसा सच नहीं माना जा सकता। हमें दोनों पक्षों को सुनना चाहिए। हम किसी भी एक पक्ष के द्वारा किसी एक की निंदा नहीं कर सकते। जहां भगत सिंह देश की भलाई चाहते थे वहीं गांधी जी भी देश की भलाई चाहते थे। सिर्फ असमानता ये थी कि महात्मा गांधी ने अहिंसा का रास्ता चुना और भगत सिंह ने हिंसा का रास्ता चुना, किंतु दोनों का लक्ष्य एक ही था। इसलिए सिर्फ एक आधार पर महात्मा गांधी की आलोचना नहीं की जा सकती। तो गांधी जी के बारे में आपको ये जानकारी कैसी लगी, इसके बारे में हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं और वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।